अस्सलाम वालेकुम। मलक जी ऑफिशियल पे आपको खुश आमदीद। आज हाज़िर हैं हम कुछ नई खबरों के साथ। इंतहाई दिलचस्प खबरें हैं आज हमारे पास। सबसे पहले तो बात करेंगे जो उसके सबसे ज़्यादा और सबसे अहम टॉपिक समझा जाता है पाकिस्तान में, वो है क्रिकेट। क्रिकेट में बाबर आजम ने, जो कि पाकिस्तान के किंग समझे जाते हैं और काफ़ी अरसे से वो नंबर 1 चल रहे थे वनडे में, T20 में भी नंबर 1 रहे हैं, तो उन्होंने तीनों फार्मेट की कप्तानी छोड़ दी है। तो ज़राए बताते हैं कि उनको ये पेशकश की गई थी कि आप ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट की कप्तानी कर लें, बाकी दोनों फार्मेट की कप्तानी छोड़ दें। तो बाबर आजम उस पर नहीं माने और उन्होंने जो है तीनों फार्मेट्स की कप्तानी छोड़ दी है। तो अब देखें किसको कप्तान बनाया जाता है। शान मसूद को उन्होंने बुला लिया, शायद उनके साथ मीटिंग हो। तो एक ऐसा बंदा जिसकी टीम में जगह नहीं बन रही थी, अब वो पाकिस्तान का कप्तान होगा। और वनडे और T20 के लिए शाहीन अफरीदी फेवरेट हैं। दूसरा नाम रजवान का भी लिया जा रहा है। तो बाबर आजम ने बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बहुत अच्छी पाकिस्तान की उन्होंने खिदमत की, लेकिन कप्तानी का वो मटीरियल ही नहीं थे। कोई यानी कि आउट ऑफ बॉक्स जाके फैसले नहीं करते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी यही थी कि उन्होंने इतना अरसा टीम को जोड़ के रखा, टीम में स्कैंडल्स नहीं बनने दिए, ग्रुपिंग नहीं होने दी, लड़ने नहीं दिया। लेकिन अब मीडिया के प्रेशर और नाकस कारकर्दगी की वजह से पाकिस्तानी टीम की उनको ये कप्तानी छोड़नी पड़ी। यानी कि क्या कह सकते हैं कि हारिस रऊफ़ और शादाब खान के आउट ऑफ फॉर्म होने से बाबर आजम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। और फिर फ़खर जमान जो पहले मैचेस नहीं खेल सके, उसकी वजह से भी पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुंचा। तो देखें अब क्रिकेट में नेक्स्ट क्या मोड़ आता है और किसको कप्तान बनाया जाता है। एक दो दिन में इसका फैसला हो जाएगा। वनडे का तो नाम ही लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वनडे एक पूरा साल पाकिस्तान ने अब वनडे मैच नहीं खेलना। अब नेक्स्ट नवंबर में ही पाकिस्तान का वनडे मैच है। दूसरा, आज किंग कोहली जो है इंडिया के मायानाज बैट्समैन हैं, उन्होंने सचिन तेंदुलकर का वनडे में सबसे ज़्यादा सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब आज उन्होंने अपनी जो 50 कह लें, सेंचुरियों की 50 बना ली। तो ये बड़ी अचीवमेंट है, मॉडर्न डे के क्रिकेट हैं। और इंडिया ने 397 का टारगेट दिया है न्यूजीलैंड को, और न्यूजीलैंड बैटिंग कर रहा है। देखें इसका क्या फैसला होता है। बड़ा मुश्किल होगा न्यूजीलैंड के लिए ये रन्स बनाना। तो इसमें बड़े सारे तनाज़ात भी आए हुए थे, क्योंकि इंग्लैंड का मीडिया, चलो हमारे मीडिया को तो वो इतना नहीं समझते, लेकिन इंग्लैंड का मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था कि इन्होंने पिच चेंज की है, पिच फिक्सिंग की है, कि इस सेमीफाइनल को एक न्यू पिच पे होना था, लेकिन उन्होंने उस पिच पे आईसीसी की यानी कि इजाज़त के बगैर वो जो इन्होंने पिच इस्तेमाल की, उससे 2 मैच पहले भी हो चुके थे। तो इसी तरह कहते हैं कि अहमदाबाद में जब पाकिस्तान का भी मैच था, तो वो पिच इन्होंने चूज़ की जो कि मैच के लिए नहीं थी। यानी कि 7 नंबर पिच पे उधर मैच होना था, तो इन्होंने 5 नंबर पे पिच पे मैच खेला। तो इससे इंग्लैंड का भी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो आईसीसी के लिए बड़ी यानी कि ये शर्मिंदगी की बात है कि वो एक टूर्नामेंट जो है वो आईसीसी का नहीं, हमें बीसीसीआई का लग रहा है। तो ये क्रिकेट के साथ एक तीसरी खबर थी जो अब्दुल रज़ाक ने ऐश्वर्या राय के बारे में बयान दिया था, उस पर भी काफ़ी ले दे हुई। तो अब उसका एंड ये हुआ है कि अब्दुल रज़ाक साहब ने माफ़ी मांग ली है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, अब्दुल रज़ाक साहब ने माफ़ी मांग ली है, क्योंकि ये बड़ी बिलो द बेल्ट बात की थी उन्होंने। यानी कि अगर मैं कहूँ कि 2000 में अगर पाकिस्तान के तमाम प्लेयर से पूछा जाता, तो ये तमाम के तमाम उस वक़्त ऐश्वर्या राय से शादी करने को तैयार थे। और अब्दुल रज़ाक साहब तो दीदार के बड़े यानी कि आशिक रहे हैं। दीदार के साथ इनका बड़ा यानी कि चलता रहा स्कैंडल। तो क्या दीदार से अगर इनकी शादी हो जाती तो वो बच्चे फिर कैसे होते। तो ये सारे लोग उस वक़्त ऐश्वर्या राय किया करते थे। तो आज इसीलिए तो इनको ऐश्वर्या राय याद आ गई, वगरना ऐश्वर्या राय तो आप 50 भी क्रॉस कर गई है। तो बड़ा गलत किस्म का बयान था। चलो उसका अच्छा फैसला हो गया कि उन्होंने अपने बयान पे माफ़ी मांग ली, क्योंकि प्रेस की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा दबाव था, तनकीद हो रही थी। साबिक़ क्रिकेटर्स की तरफ से भी काफ़ी तनकीद हो रही थी। तो ये एक अच्छा काम हुआ है कि उन्होंने इसकी माफ़ी मांग ली है। बाकी स्मोक की वजह से लाहौर हाई कोर्ट ने हफ्ता को भी कहा है कि आप हफ्ते वाले दिन अपने स्कूल कॉलेजेस ना खोलें।
तो और 2 दिन जो है वर्क एट होम जैसे कोरोना में चलता रहे उस तरह की कोई पॉलिसी बनाएं जिन ज़िलों में बहुत ज़्यादा स्मोक है। ये काबिले यानी कि बात डिस्कस करने वाली है कि ये जो इंतज़ामी फ़ैसले ये इंतज़ामिया का काम है कि वो इंतज़ामी फ़ैसले ले। लाहौर हाई कोर्ट को इसमें नहीं आना चाहिए था, लेकिन इंतज़ामिया भी सिर्फ गौर ही कर रही थी। ये कोई पहली दफ़ा नहीं स्मोक आया, ये तीसरा चौथा साल है कि इसी तरह का आ रहा है, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई वाज़िया पॉलिसी नहीं बनाई, कोई हंगामी हालात यानी कि इनको नाफज करके दरख्त अगर 4 साल पहले ही कोई दरख्त लगाए होते तो आप वो काफ़ी बड़े हो चुके होते। तो यहाँ इन्होंने स्कूल्स का भी कोई इस तरह का इंतज़ाम कर लिया होता। तो अभी तक सिर्फ जो है इंतज़ामिया वो गौर ही कर रही थी, तो अब लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है, तो अब उम्मीद है ये इस पर काम भी करेंगे। बाकी जो और केसेस हैं कि IMF की जो मुज़ाकरात हैं वो काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं, तो उम्मीद है दिसंबर में हमें 71 करोड़ डॉलर की जो किस्त है वो मिल जाएगी। और इन्होंने इतना ज़्यादा गरीब को यानी कि खिंच के रखे हैं, इतना रगड़े है कि उन IMF वालों ने भी किया कि बस भाई बस हम आपसे सेटिस्फाई हैं कि अगर आपने 9400 अरब रुपए का टैक्स का रखा हुआ है तो यही बहुत है, अगर आप इकट्ठा कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि अब कोई मनी बजट नहीं आएगा। फिर उन्होंने यानी कि ये कहा कि आप ना कोई अपना टैक्स कलेक्शन ज़्यादा करें, जो सिर्फ यानी कि बहुत थोड़े लोग जो टैक्स देते हैं इसको बढ़ाएं। तो आइए इनका प्लान है कि कोई 10-12 लाख अफराद को ना टैक्स नेट में लाया जाए। IMF का मुताबिक है कि कम से कम 15% जो GDP का है वो इस टैक्स से इकट्ठा किया जाए। तो देखें इसके बारे में वो क्या करते हैं। बाकी शेख रशीद साहब का भी आज बड़ा मीडिया में चल रहा था, वो गए थे अदालत आज जस्टिस अपना फैज़ाबाद धरना केस के सिलसिले में, तो उधर भी बड़ी एक मीडिया पे चल रही थी कि मुझे ना किसी सहाफ़ी ने ये ट्वीट कर दिया था कि शेख रशीद को मनीब फ़रूक के सामने मारा गया है। तो मनीब फ़रूक ने जो है वो इसकी तरदीद कर दी। फिर शेख रशीद बेचारे को भी कसम और कलमा उठा के कहना पड़ा कि मुझे नहीं मारा गया। तो बाकी सहाफ़ी हज़रात हैं ये कुछ भी कर सकते हैं, तो इनको भी चाहिए कि पूरी तरह कान खोल के बात को सुना करें और जो रिपोर्ट करते हैं वो ठीक तरह से किया करें, क्योंकि इस इशू की वजह से काफ़ी ज़्यादा आज हंगामा रहा। बाकी फैज़ाबाद धरना केस में जब शेख रशीद पेश हुए तो काजी साहब ने भी उनकी काफ़ी क्लास ही ले ली है, क्योंकि उधर शेख रशीद को कहा आप बड़के तो बड़ी मारते हैं, तो अब क्यों ये आप अपनी जो है पिटिशन वापस ले रहे हैं, कि वो एक काबिल यानी कि चीज़ थी कि 9 पिटिशनें एक दफ़ा ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई थी और अब सब के सब वापस हो गई। तो काजी साहब का इसरार यही था कि अब ना आप बताएं आप हमें कि ये क्यों आप वापस ले रहे हैं और 9 की 9 इकट्ठी क्यों वापस जा रही हैं, और उस वक़्त 9 की 9 इकट्ठी कैसे दायर हो गई थी। तो इस पे काजी साहब का बड़ा था। आज उन्होंने हुकूमत ने भी अपना जो कमीशन बनाया उन्होंने उसके TRs वगैरह भी बताए हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो वो एक 3 रुकनी कमीशन बन चुका है जिसमें 2 बंदे सुप्रीम कोर्ट के हैं जो कि इस फैसले पे अमल दरामद के बारे में ना सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे। और इस कमीशन को वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ISI के चीफ्स सबको तलब करने का इख्तियार दिया हुआ है, और जिसको बुलाएंगे वो नहीं आएगा तो फिर उसे गिरफ्तार किया जाएगा। तो बाकी ये केस तो उसी वक्त 4 साल पुराना केस है, उसी वक्त ख़त्म हो जाना चाहिए था, अमल दरामद उसी वक्त कर देना चाहिए था, लेकिन अब अमल दरामद के लिए भी एक कमीशन कायम हुआ है। तो ये अदालत के फैसलों को ऐसे ही समझा जाता है कि जैसे उस वक़्त की अदालत ने भी इस पर यानी कि जो उस वक़्त चीफ जस्टिस थे उन्होंने नहीं सोचा कि यार ये हमारा एक फ़ैसला है तो इस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। तो अब एक कमीशन बना हुआ है जो कि इस पर अमल दरामद कराएगा। बाकी जो टॉप सिटी वाला केस था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था कि ये बड़ा गंभीर और बड़ा यानी कि तशवीशनाक चीज़ है, और वजारत दफ़ा में अगर ये कंप्लेन आती है तो इस पर एक यानी कि इंतहाई आला किस्म की और इंतहाई क्या कह सकते हैं गैर जानबदार किस्म की इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला तो वाकई गंभीर है कि रेंजर्स पे ISI पे इतने संगीन इल्ज़ामात हैं। तो अब देखिए इसके बारे में क्या होता है। वजारत दफ़ा में अगर ये
पिटीशन या ये दरख्वास्त जाती है तो उसके बारे में वजारत दफ़ा क्या करती है। बाकी आज इमरान खान साहब के भी 190 मिलियन पाउंड के जो केस है उसके बारे में जेल में ही उन्होंने कहा कि इसकी तहकीकात करें। और तोशा खाना केस में इमरान खान साहब की ज़मानत बहाल हो गई है। और जब जेल ट्रायल जो रोका था उन दो जजेस ने, एक जस्टिस औरंगज़ेब साहब थे और दूसरे जस्टिस मैडम रिफ़त थी, तो उन्होंने आज भी जो है वो हुकूमत जो कबीना का उन्होंने फ़ैसला पेश करना था वो फ़ैसला नहीं पेश कर सके। और ये जेल में ट्रायल होगा, तो उन्होंने कहा कि जेल का ट्रायल को आप ओपन ट्रायल नहीं कह सकते। तो 2 दिन का उन्होंने स्टे दिया हुआ है, एक दिन आज का गुजर गया, अभी एक ही दिन रह गया है, तो देखें इस केस का आगे क्या होता है। बाकी आज जुल्फी बुखारी का भी एक बयान आया हुआ था जिसमें उसने उस्मान बुज़दार को अपनी गलती करार दिया। तो अब उस्मान बुज़दार को तो आप अपनी गलती करार दे रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं बताते कि उस्मान बुज़दार को लगाया किसने था, क्योंकि उस्मान बुज़दार की वजह से पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की अपने अंदर भी, यानी कि जो उनकी सीनियर क़यादत थी, उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे इस आदमी पे। पार्टी को यानी कि तोड़ने वाला, ना डिलीवर करने वाला और पंजाब में पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला सबसे अहम आदमी जो था वो उस्मान बुज़दार था, लेकिन इसे नहीं चेंज किया गया। तो अब यानी कि कहने का कि ये उस्मान बुज़दार को लगाना हमारी सबसे बड़ी गलती थी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब तो ये काम हो चुका है। बाकी क्या कहते हैं कि कुछ जो सनम जावेद है और यास्मीन राशिद हैं, उनको भी अदालत में पेशी थी, तो उनके रिमांड में भी तोसीह हो गई है। अब देखें उसके बारे में क्या होता है। और पीटीआई के जहां कारकुन इतने ज़्यादा गिरफ्तार हुए हैं ना, वहीं सबसे ज़्यादा जो साबिक एमएनए है ना, वो अली वज़ीर साहब गिरफ्तार हुए हैं और रियासती अदारों और रियासत के बारे में तकरीर करने पे वो गिरफ्तार होते हैं। तो अब वो फिर एक दफ़ा गिरफ्तार हो चुके हैं, तो अब देखें उनका फिर क्या बनता है। बेचारे ने पहले भी 5 साल में से तकरीबन 4 साल तो उसने जेलों में ही गुजारे हैं, तो देखिए इसके बारे में क्या होता है। तो आज मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत